नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में सियासी घमासान अपने चरम पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस, जिनके लिए लोकसभा और विधानसभा का आगामी चुनाव नाक का सवाल बना है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी जोर लगा रही हैं। लेकिन हरियाणा के क्षेत्रीय दलों की बात करें तो बीते हरियाणा के कुछ चुनाव क्षेत्रीय दलों के लिए सुगत साबित नहीं रहे। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल हों या पूर्व सीएम बंसीलाल, वे अपने क्षेत्रीय दलों से ही लोकसभा चुनाव जीतते रहे। लेकिन आज एक पार्टी जो हरियाणा के साथ राजस्थान में चुनावी ताल ठोक रही है, वह है जननायक जनता पार्टी। आज बात इसी पर कि पार्टी क्यों विरोधियों के निशाने पर है, क्यों हरियाणा से इतर राजस्थान का चुनाव बड़ी चुनौती है जेजेपी के लिए। चौधरी रणजीत चौटाला की जेजेपी पर दिए गए बयान का मतलब मायने खोजने की कोशिश। बात रणजीत चौटाला की आगामी राजनीति के भी करेंगे। क्या कुछ वो करने जा रहे हैं उनके लिए खास होने वाला है। एक सवाल सबके जहन में है, क्या राजस्थान से तय होगी जेजेपी की किस्मत। बात इस पर आज हम करेंगे, क्योंकि हरियाणा में चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन, लेकिन लोकसभा चुनाव में शून्य ही खाते में रहा। लेकिन अब राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी पार्टी ने की है। इस पर चर्चा करेंगे देवेंद्र कथूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। चर्चा इसी पर होगी, लेकिन उससे पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने जो बयान दिया जेजेपी को लेकर, उन्होंने कहा कि पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं है। खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। सियासत में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। अगर घर की फूट भी हो जाए तो समझो और ज्यादा नुकसान। चौटाला परिवार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के छोटे भाई और प्रदेश में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने मीडिया से बातचीत में कह दिया कि जेजेपी ने इनेलो को खत्म कर दिया और अब राजस्थान में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ रही जेजेपी का क्या होगा, वो राजस्थान के चुनाव परिणामों से पता चलेगा। लीजिए सुनिए कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला को। देखिए, इनेलो का जो कुछ था वो तो जेजेपी लेके चला गया जब दोनों का बंटवारा हुआ। इनेलो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करी, कोई वोट भी नहीं मिला, 1% वोट भी मुश्किल से आया था। जेजेपी उसके बाद अपना घूम रहे हैं, राजस्थान में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, उनकी पार्टी है, वो तो जनता बताती है कि इसके साथ कितना है। पर इनेलो का आधार तो जेजेपी लेके चला गया, तो इनेलो तो कहीं है भी नहीं। अब जेजेपी का तो लोग बताएंगे ना जी कितना वोट आता है, पहले कितना 14% आया, अब कितना आता है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। उधर जेजेपी के सबसे चमकदार चेहरे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का दावा है कि जेजेपी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करके अपने दम पर हरियाणा में भी सत्ता का ताला खोलेगी, क्योंकि उनके पास राजस्थान से लाई चाबी होगी। देखिए, अभी हमने 6 कैंडिडेट उतारे हैं और हमारा टारगेट 25 से 30 सीटों का है और 30 या 1 तारीख के आसपास अगली सूची डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से विचार विमर्श करके पार्टी। और अब सबसे खास बात वो ये कि हरियाणा में गठबंधन सरकार का जूनियर पार्टनर जेजेपी कुछ वक्त पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने के बाद खुद को एनडीए का अलायंस पार्टनर मानने लगी थी, पर अब फिर तल्खी बढ़ गई है। जेजेपी राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ रही है, वहां बीजेपी अपने किसी भी कार्यक्रम में जेजेपी को कोई अहमियत नहीं दे रही। दुष्यंत चौटाला राजस्थान से हरियाणा में सत्ता की चाबी लाने की बात कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा वो राम जाने। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। गठबंधन पर बात बहुत हो चुकी, गठबंधन में रार, गठबंधन में तकरार हो रही है या नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन उससे इतर जेजेपी एक क्षेत्रीय गठबंधन के नाते इसकी क्या भूमिका रहने वाली है, कितना महत्वपूर्ण ये होने वाला है। क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला का बयान इनेलो को लेकर कि 1% वोट रह गया, तो आगे क्षेत्रीय दल कैसे उभर पाएंगे। क्षेत्रीय दलों की भूमिकाएं सब जानते हैं, अलग अलग प्रदेशों में क्षेत्रीय दल सरकार भी चला रहे हैं। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत। देवेंद्र, सबसे पहले सवाल यही कि हरियाणा में 10 सीटें, लोकसभा में आपका क्या प्रदर्शन रहा पूरा प्रदेश जानता है, लेकिन हरियाणा में प्रदर्शन के बेहतर प्रदर्शन के सवाल अलग। लेकिन आप राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान में अगर आपका प्रदर्शन बढ़िया होता है तो हरियाणा के लिए आगामी चुनाव में और अच्छा हो सकता है, उनकी पार्टी के नजरिए से, जेजेपी के नजरिए से। किस तरीके से रणजीत चौटाला के बयान को देखें और समझें। देखिए पंकज, चौधरी देवीलाल कदावर नेता थे। आज भी आप देखिए, इनेलो हो या जेजेपी,
चौधरी देवीलाल के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको जननायक कहते हैं। दोनों ही पार्टियां इनेलो और जेजेपी चौधरी देवीलाल की फोटो लगाकर ताऊ देवीलाल, जननायक देवीलाल के नाम पर राजनीति कर रहे हैं जी। जब चौधरी देवीलाल का जमाना था, चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने, उससे पहले हरियाणा में जब 1987 में 90 में से 85 सीटें बीजेपी के सहयोग से आई थी, मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, वो जमाना था जब राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व उभरा था। चौधरी देवीलाल यहां ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर चले गए थे, उप प्रधानमंत्री बनकर राष्ट्रीय राजनीति में। जब उनका भी कुछ संकट का समय आया तो हरियाणा में जब उनके लिए चीजें दुरुस्त नहीं दिखी तो वो चौधरी देवीलाल भी सीखकर राजस्थान से जाकर चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। 2-3 मरतबा उन्होंने चुनाव लड़े राजस्थान से। अब वही चीज अब दुष्यंत चौटाला, क्योंकि दुष्यंत चौटाला को जेजेपी के नेता उनको कहते हैं कि चौधरी देवीलाल का अक्स है इनमें, ये चौधरी देवीलाल की तरह बड़े नेता बनेंगे, इनका कद बूत ऐसा है, उनका भाषण देने की कला ऐसी है कि दूसरा चौधरी देवीलाल दुष्यंत चौटाला बनेगा। इस तरीके से उनको तमगे दिए जाते हैं। अब दुष्यंत चौटाला, चूंकि मैं आपको पहले बता दूं पंकज, हरियाणा में डिप्टी सीएम अभी तक 6 बने जब से हरियाणा बना है जी। 6 डिप्टी सीएम में किसी ने भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, लेकिन दुष्यंत चौटाला अब 4 साल, 3 दिन पहले ही 4 साल पूरे हुए गठबंधन सरकार को, तो दुष्यंत चौटाला ने बतौर डिप्टी सीएम 4 साल पूरे किए हैं। लेकिन इस दौरान काफी खटास भी देखने में आई, तनावपूर्ण संबंध भी रहे, फिर उसको संबंधों को एक तरह से मधुर भी बनाया गया कुछ प्रयासों से, समझदारी से। लेकिन अब एक बार फिर आपको बताऊं, हरियाणा में गठबंधन सरकार है, जेजेपी जूनियर पार्टनर है। 3 महीने पहले जब प्रधानमंत्री ने एनडीए की बैठक बुलाई थी, जेजेपी भी उसमें इनवाइट था, और जब प्रधानमंत्री की बैठक से लौटे चौधरी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी सीएम है, इन्होंने प्रचार किया कि हम एनडीए का हिस्सा है। मतलब छाती चौड़ी हो गई थी कि एनडीए का हिस्सा है, अब कभी गठबंधन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राजस्थान चुनाव में आप देखिए, खबरें ये है कि बीजेपी जो भी बड़े कार्यक्रम कर रही है, रोड शो कर रही है, वहां जेजेपी की कोई तवज्जो नहीं दे रही, ना कोई अहमियत दी जा रही है। और इसे देखकर दुष्यंत चौटाला भी ये कह रहे हैं कि हमारी चाबी हरियाणा की सत्ता का दरवाजा खोलेगी, हम चाबी राजस्थान से लाएंगे और हरियाणा में सरकार बनाएंगे। तो तलखी भरे संबंध फिर सामने आ रहे हैं। राजस्थान जाना जेजेपी के विस्तार और अपने को ताकत गेन करने का या आगे आने वाले चुनाव का सामना करने की तैयारी है, क्योंकि राजस्थान में जाट मतदाता काफी है और चौधरी देवीलाल ने वहां से ताकत बटोरी थी। उसी लाइन पर अब जेजेपी और दुष्यंत चौटाला और अजय चौटाला चल रहे हैं। अच्छा समर्थन मिला तो वेल एंड गुड, नहीं भी मिला तो कहें कि हम तो हरियाणा की पार्टी, हमने तो चुनाव लड़ा था, कहने के लिए भी मतलब कुछ खोने के लिए नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपके लिए सवाल ये कि जिस तरीके से गठबंधन चला, गठबंधन के बावजूद आज बात ये कि अब राजस्थान से जेजेपी सत्ता की चाबी खोज रही है या नई दोस्ती की चाबी खोज रही है, बीजेपी के लिए कांटे बिछाने का काम राजस्थान में किया जा रहा है, और इधर आप दोस्त हैं हरियाणा में, खासकर उन जिलों में तो बहुत ज्यादा प्रभाव, कहने वाले कह रहे हैं कि पड़ने वाला जो हरियाणा से लगते जिले हैं, 5 से 6-7 जिले जो लगते हैं, वहां पर अगर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ी तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। देखिए पंकज, साफ तौर से मैं ये बात कह सकता हूं कि राजस्थान में भी अगर जननायक जनता पार्टी चुनावी मैदान में है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए ही चुनावी मैदान में है। यहां पर दुष्यंत चौटाला की तरफ से बयान दिया गया है। दुष्यंत चौटाला का बयान यह है कि सत्ता की चाबी जननायक जनता पार्टी के पास है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए वो पूरी कवायद कर रहे हैं। यानी अगर राजस्थान चुनाव का जिक्र करें तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के बीच जो आमने सामने की टक्कर है वो वहां पर बनी हुई है। ऐसे में जननायक जनता पार्टी क्षेत्रीय दल, नई एंट्री और उसके बाद यह कहना कि वो कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए चुनावी मैदान में है, समझना कहां मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही ये जो एंट्री है वो करवाई गई है। यहां पर दुष्यंत चौटाला को अपनी जननायक जनता पार्टी के विस्तार की संभावनाएं नजर आई। जिस तरीके से उन्होंने अपनी यूथ विंग को पहले दिल्ली में सक्रिय किया और दिल्ली यूनिवर्सिटी और तमाम शैक्षणिक संस्थानों में अपने यूथ विंग की सक्रियता बढ़ाने के साथ ही वहां पर अपने कैंडिडेट्स बनाने की
जो कोशिश है, जिताने की जो कोशिश है, कामयाब कोशिश दिल्ली में की। इसके बाद अगर जिक्र करें राजस्थान का, तो राजस्थान में अब जननायक जनता पार्टी अपनी ऑफिशियल एंट्री कर चुकी है। 30 से 40 सीटों पर चुनावी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। यहां पर उतरी है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए उतरी है, आगे की अपनी संभावनाएं तैयार करने के लिए उतरी है। अभी सिर्फ एक एंट्री आप जननायक जनता पार्टी की मानिए, अगले विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान में जननायक जनता पार्टी अपनी जमीन तैयार करेगी। 1, 2 या 3 विधायक भी अगर जीतकर राजस्थान विधानसभा में जननायक जनता पार्टी के निशान पर पहुंच जाते हैं तो ये विस्तार आप इसे मानिए हरियाणा की धरती से बाहर निकलकर राजस्थान की धरती, राजस्थान विधानसभा तक दुष्यंत चौटाला की जो आवाज है वो गूंज वहां पर सुनाई देगी और भविष्य के लिए जो जमीन है वो यहां पर जननायक जनता पार्टी तैयार करती हुई नजर आएगी। हम जिक्र कर रहे थे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बयान का, मैं उसका आधार भी आप तमाम दर्शकों को समझाने का काम करूंगा। दरअसल जिक्र अगर रानिया विधानसभा क्षेत्र का करें तो जहां से चौधरी रणजीत सिंह निर्दलीय चुनाव जीतकर गठबंधन सरकार में बिजली और जेल मंत्री बने हैं। अब रानिया का जो चुनाव है वहां पर तमाम लोग जानते हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश जो राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के टिकट पर किसी भी तरीके से चुनाव जीतना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा था। मैच फिक्सिंग यहां पर की गई थी, चौटाला परिवार में आपसी मैच फिक्सिंग की गई थी और उसी मैच फिक्सिंग के आधार पर ही जो जीत हासिल कर पाने में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में यहां पर कामयाबी मिली थी चौधरी रणजीत सिंह को। अब जो जिला परिषद के जो बीते चुनाव थे वहां पर तलखी काफी ज्यादा अभय सिंह चौटाला से बढ़ चुकी है। चौधरी रणजीत सिंह की पूरे परिवार की जो तलखी है अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल से काफी हद से ज्यादा बड़ी हुई है और यही वजह है कि 2 में से 1 को अपने साथ बनाए रखने की मजबूरी यहां पर चौधरी रणजीत सिंह के सामने है। अगर अभय सिंह से नाराजगी हो चुकी है तो सीधे सीधे अब जननायक जनता पार्टी यानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और अपने जो भतीजे हैं दिग्विजय और दुष्यंत चौटाला के नजदीक पहुंचने की कोशिश यहां पर रणजीत सिंह चौटाला की तरफ से की जानी है, ताकि भविष्य में अगर दोबारा से उन्हें चुनाव लड़ना पड़े तो जननायक जनता पार्टी की जो अंदरूनी सहायता है, जो अंदर खाते जिसे मदद कहा जाता है, वो हासिल की जा सके। 2 में से 1 मदद चौधरी रणजीत सिंह को चाहिए। हालांकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हिसार लोकसभा की जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट है वो उनके खाते में आ जाए, किसी भी तरीके से वो उसे हासिल कर पाए। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू से मैं अपने तमाम दर्शकों को रूबरू करवाने की कोशिश करूंगा। दरअसल शुक्रवार के दिन अपने बुलेटिन में हम इस बात पर जिक्र कर रहे थे, अपने इस खास कार्यक्रम में इस बात पर जिक्र कर रहे थे कि जाट और गैर जाट में यह पूरा इलेक्शन तब्दील होने जा रहा है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं। जाट और गैर जाट, नायब सिंह सैनी को अगर प्रदेशाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी अब अगले इलेक्शन को जाट और गैर जाट में तब्दील करेगी। अब सवाल ये उठता है कि जाटों के एक बड़े नेता के रूप में दुष्यंत चौटाला को पहचाना जाता है। दुष्यंत चौटाला की बैसाखी यानी जननायक जनता पार्टी को गठबंधन सरकार में साथ लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी ये संदेश दे पाएगी कि गैर जाट का ध्रुवीकरण वो कर पाए? यानी अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी मजबूरी ये भी होगी कि वो जाटों के सबसे बड़े चेहरे के रूप में जो दुष्यंत चौटाला पहचाने जाते हैं उससे वो खुद को अलग करें। यानी अब गठबंधन पर भी दरार जो है, खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, लेकिन गठबंधन को लेकर तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मंच से ललकार लगाई और गठबंधन को लेकर बयान दिया, उसके बाद तो ऐसा लगा कि सन्नाटा छा गया बीजेपी में, खासकर वहां से बयान नहीं आ रहे। लेकिन हम आगे बढ़े हैं तो राजस्थान से कैसे जेजेपी को सत्ता की चाबी मिल पाएगी, कितनी मिल पाएगी और कितना उसका हरियाणा में प्रभाव रहेगा? वीरेंद्र सोनी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिएगा कि कितना फायदेमंद ये बीजेपी के लिए राजस्थान में जेजेपी का चुनाव लड़ना है, क्योंकि सत्ता विरोधी लहर का जिक्र बीजेपी कर रही है, अशोक गहलोत के खिलाफ लगातार बिगुल फूका जा रहा है, लेकिन ऐसे में बीजेपी भी चुनाव लड़ेगी, जेजेपी भी चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जननायक जनता पार्टी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल माहौल बनाने में लगी है। वो बिल्कुल बात निश्चित है कि वहां जो है जाट मतों का विभाजन हो और भारतीय जनता पार्टी की राह आसान हो। देखिए, जननायक जनता पार्टी हरियाणा में जूनियर पार्टनर है और गठबंधन का भी घटक है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को नाराज कर सके। तो ये जो खेल है ये सारा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रहा है। देखिए, वहां एक दातारामगढ़ सीट है, वहां पर कांग्रेस से रीटा सिंह प्रत्याशी बनना चाहते थे, कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, वो उनके पति वीरेंद्र सिंह को टिकट मिल गई, तो जननायक जनता पार्टी ने उनकी पत्नी रीटा सिंह को वहां से प्रत्याशी बना दिया। तो जननायक जनता पार्टी के पास अपने कैडर के वहां प्रत्याशी ना हो तो दूसरे दलों से जिनको टिकट नहीं मिल पा रही वो बागी जो है उनको जननायक जनता पार्टी मैदान में उतार रही है और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राह आसान करती जा रही है। क्योंकि जब वो एक एनडीए में शामिल हो गई थी तो उसका इतना है नहीं, आधार नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को नाराज कर सके और उसका लाभ वो हरियाणा में भी लेना चाहेगी।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में विसाखियों की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है और मुख्यमंत्री भी कहते रहे हैं कि ये हमारा जो है सत्ता का जो है गठबंधन है, पार्टी का गठबंधन नहीं है। तो हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि ये गठबंधन रहने वाला है, क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो तो भी जननायक जनता पार्टी 1-2 सीट मांगेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई सीट देने की स्थिति में नहीं है। और ना ही विधानसभा चुनाव में जो पार्टी अपनी विसाखियों को छोड़ चुकी है वो दोबारा विसाखियों पर कैसे आना चाहेगी, उसको कैसे जरूरत पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई गठबंधन हरियाणा में होने वाला जारी रहेगा। ये सिर्फ सत्ता गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी यूज एंड थ्रो की नीति पर ही चलेगी। देवेंद्र, क्या ये संभव है कि आप वहां बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे और आप यह न सोच रहे हो कि हरियाणा में आपको थोड़ा बहुत फायदा मिले? आप महेश जहां से आते हैं वहां पर अमित शाह जून में गए थे। जून में उन्होंने कहा था कि एक बार फिर से 10 की 10 सीटों को आप बीजेपी के खाते में डालेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। यानी कि इरादे साफ थे कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए पंकज, बीजेपी के सूत्र ये बता रहे, मेरी कई लोगों से बात होती है, उनका ये कहना है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव तक तो बना रहेगा, क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का है, नरेंद्र मोदी का चुनाव है तीसरी बार। क्योंकि बीजेपी क्या, बाकी लोग भी जानते हैं, मतदाता भी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो बीजेपी की राह विधानसभा चुनाव में आसान हो जाएगी। हम 2014 देखें, 2019 देखें, जब प्रधानमंत्री मई में 2014 में नरेंद्र मोदी बने थे तो वो करनाल में आए थे, जीटी रोड बेल्ट में, अंबाला में उनकी जनसभाएं हुई थी। प्रधानमंत्री चूंकि पहली दफा बने थे 2014 में, उनका जलवा था, बहुत लोग चाव से मोदी मोदी कहते थे, एक टाइम था वो, उनके कहने पे लोगों ने खूब वोट दी। पहले 2014 में 9 लोकसभा सीटें जीती थी, 10वीं सीट दीपेंद्र हुड्डा अपने जीतने में सफल रहे थे। फिर 2019 में भी प्रधानमंत्री जब दोबारा बने नरेंद्र मोदी, हरियाणा में आए तो इस बार 10 की 10 सीटें जीती थी। तो बीजेपी के लोग ये मान रहे हैं कि लोकसभा तक तो ये गठबंधन चलेगा, भले ही थोड़ी बहुत तलखी चलती रहती है, क्योंकि अपने अपने हक की लड़ाई होती है, अपनी पार्टी का मनोबल बढ़ाए रखने की लड़ाई है। और कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है कि अपनी ताकत को दिखाना भी जरूरी होता है, भले ही बीजेपी हो या जेजेपी हो। तो अब राजस्थान में अगर जेजेपी बीजेपी की मदद करना चाह रही है तो उसके बदले में आप देखिए जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, 3 बड़ी वजह मैं समझता हूं नायब सिंह सैनी को जो ये बनाया गया। एक तो बीजेपी के सोर्सेज पहले कह रहे थे कि जाट नॉन जाट पे ये चुनाव ले जाया जाएगा, वो तस्वीर साफ हो गई है। दूसरा, बीसी, चूंकि नायब सिंह सैनी बैकवर्ड क्लास से आते हैं, बीसी एक बड़ा वर्ग है, बीसी को रिझाने की कोशिश बीजेपी ने की है। प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं बैकवर्ड क्लास से हूं। नायब सिंह सैनी को बीसी वर्ग को खुश करने की कोशिश की, एक बड़ा वोट बैंक है। तीसरा, प्रदेश की जीटी रोड बेल्ट, दिल्ली चंडीगढ़ का एरिया जो है, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, सोनीपत, फिर गुड़गांव और फरीदाबाद के डिस्ट्रिक्ट, तो जीटी रोड पर भी फोकस करिए बीजेपी, क्योंकि अगला चुनाव बड़ा चुनाव है लोकसभा का और किसी भी कीमत पर बीजेपी इस चुनाव को जीतना चाहेगी। शायद बीजेपी को जेजेपी के वोटों की भी जरूरत पड़ेगी, हालांकि बीजेपी बार बार दोहराती है, जेपी नड्डा हो प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, कि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा में जीतेंगे बीजेपी। और इधर से भी कहने को लिए ये भी कहते हैं कि हम भी अपनी तैयारी करेंगे जेजेपी दबाव घटाने के लिए, बीजेपी पर दबाव बढ़ाने के लिए, कि हम भी अपने उम्मीदवार उतारेंगे, ठीक वैसे जैसे अब राजस्थान में हो रहा है। तो मेरे को लगता है लोकसभा चुनाव तक तो ये गठबंधन बना रहेगा, क्योंकि बीजेपी को जेजेपी के वोटों की जरूरत है और इस बार चुनौतियां बीजेपी के सामने कठिन है। जी ठीक है, लोकसभा चुनाव आप तब जाएंगे जब राजस्थान चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, यानी कि राजस्थान की स्थिति साफ हो जाएगी कि आपका प्रदर्शन क्या रहा है। अगर बेहतर रहा तो आपके लिए राह और आसान होगी, अगर कहीं कम रह जाता है तो उसके लिए आप नई रणनीति बना सकते हैं। महेश के पास हम चल रहे हैं, मैं करेक्ट कर दूं थोड़ा, अमित शाह ने सिरसा में वो बात कही थी, हिसार में नहीं। जिस तरीके से अब सत्ता की चाबी खोजने की बात हो महेश, हमको चौधरी रणजीत चौटाला को भी दरकिनार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनका सियासी बैकग्राउंड रहा है, उनकी राजनीति रही है, और अब वो भी चाहेंगे कि उनके लिए कुछ बड़ा हो और बड़े रास्ते खुले, और वो बहुत सियासत में जिस तरीके से हर कोई चाहता है एक मुकाम हो, वो उनके पास हो। क्या उस रणनीति का हिस्सा भी हम समझें कि उनकी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं आजकल? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि चौधरी रणजीत सिंह तो यहां अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले करीब 25 सालों से
उन्होंने जीत का मुंह नहीं देखा था। ये पहली बार हुआ कि कांग्रेस पार्टी की टिकट उन्हें नहीं दी गई और उसके बाद उन्होंने पारिवारिक यहां पर अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का काम किया और चौटाला परिवार की मदद से ही वो निर्दलीय एक उम्मीदवार जो है जीत की मंजिल तक पहुंच पाए। रानिया से जो विधानसभा चुनाव वो जीत पाए, चौटाला परिवार की अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग ही इसकी सबसे बड़ी वजह थी। वरना पिछले 25 सालों से टिकट कांग्रेस पार्टी का जरूर वो हासिल कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जीत की मंजिल उनसे कोसों दूर ही बनी रही। मुझे लगा कि अस्तित्व की लड़ाई ये है, अभय सिंह चौटाला से अगर नाराजगी बढ़ी है तो उन्हें दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नजदीक बने रहना है, ताकि अगर सिरसा की धरती पर अगला चुनाव उन्हें लड़ना है तो इनकी मदद की जरूरत उन्हें पड़ सकती है और पड़ेगी। इसके बाद जिक्र आगे की संभावनाओं का करें तो यहां पर रणजीत सिंह चौटाला ये कोशिश भी कर रहे हैं कि सिरसा की धरती से यानी चौटाला परिवार के तिलिस्म से बाहर निकलकर वो जो है हिसार की धरती पर आ जाएं और हिसार से लोकसभा की टिकट की कोशिश लगातार वो कर रहे हैं। हर महीने की 5 तारीख को हिसार के PWD रेस्ट हाउस में अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं, जनता से मुखातिब होते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश लगातार वो करते हैं। हिसार लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी का टिकट रणजीत सिंह चौटाला चाहते हैं और उन्हें पता है कि अगर सिरसा के किसी भी विधानसभा, सिरसा चूंकि लोकसभा में आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति का उम्मीदवार ही वहां पर चुनाव मैदान में उतर सकता है, तो ऐसे में लोकसभा का चुनाव जो है रणजीत सिंह वहां से लड़ नहीं सकते और विधानसभा की जो गैर आरक्षित सीटें हैं वहां पर अगर किसी भी सीट पर, सिरसा विधानसभा की किसी भी सीट पर, सिरसा जिले की किसी भी सीट पर अगर रणजीत सिंह चौटाला को चुनाव मैदान में उतरना है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही सही, चाहे निर्दलीय की हैसियत से ही सही, चाहे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ही सही, उन्हें चौटाला परिवार की अंदरूनी मदद की जरूरत पड़ेगी। चौटाला परिवार से मेरा अभिप्राय है अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला, तलखी यहां पर बढ़ चुकी है अभय सिंह चौटाला से चौधरी रणजीत सिंह की। विलियम सोनी, यही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, कितना आसान है और किसके साथ रणजीत सिंह चौटाला अपना भविष्य देख रहे हैं, अपने आप को कंफर्टेबल देखेंगे? क्योंकि जब उन्होंने ये विधानसभा चुनाव जीता उसके बाद उन्होंने सरकार में शामिल होना और अपने जिन लोगों से नाराजगियां थी उन लोगों को थोड़ा दिखाने की कोशिश भी, देखिए दुष्यंत चौटाला के साथ खड़े होकर सरकार में समर्थन देकर मंत्री बन गए। आगे किस तरीके से आप रणजीत चौटाला को देखते हैं? क्योंकि जितना बड़ा नाम चौटाला परिवार और चौटाला राजनीति होती रही है हरियाणा में, उस हिसाब से कहां फिट होते हैं आज रणजीत चौटाला? देखिए, रणजीत सिंह चौटाला का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संबंध बड़े मधुर हैं और उनकी वहां तक, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे केंद्रीय नेतृत्व, वहां तक उनकी पहुंच है। लेकिन उनकी जो आयु है वो सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि वो शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक मापदंड तय किया हुआ है आयु का, तो उस हिसाब से अगर भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देती है, मैदान में उतारती है, जो कैडर के कार्यकर्ता हैं वो ये कह सकते हैं कि हमारे लिए तो अलग मापदंड है और जो दूसरे दलों से लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग मापदंड है, तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने कैडर को भी नाराज नहीं करना चाहेगी और लेकिन वो रणजीत सिंह की छवि को भी भुनाना चाहेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ऐसा हल निकालेगी जिससे चौधरी रणजीत सिंह को है, चाहे चुनाव ना भी लड़ाया जाए, लेकिन उनको जो है कहीं ना कहीं समायोजित जरूर करेगी। और जहां तक अब सरकार की उपलब्धियों का और जननायक जनता पार्टी गठबंधन का सवाल है, देखिए 2 नवंबर को अमित शाह जी जो हैं करनाल आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो 9 वर्ष कार्यकाल मनोहर लाल जी के पूरे हो रहे हैं उसके उपलक्ष्य में रैली है, तो क्या उस रैली में जननायक जनता पार्टी के नेताओं की भागीदारी होती है या दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री उसमें शामिल होते हैं या नहीं होते, तो इसका भी एक संदेश जाएगा। अगर वो उसके अंदर शामिल होते हैं तो ये संदेश जाएगा कि ये गठबंधन अभी लंबा चलने वाला है। अगर वो इसके अंदर शामिल नहीं होते या भारतीय जनता पार्टी उनको आमंत्रित नहीं करती तो इससे गठबंधन के सवाल पर जो है उसके स्थायित्व पर अवश्य सवाल उठेंगे। देवेंद्र, एक सवाल जो बार बार मेरे जहन में आता है, जब किसी भी राज्य का चुनाव हो या वहां की सियासत की बात हो तो क्षेत्रीय पार्टियों का मुद्दा जरूर उड़ जाता है और ये हम देखते हैं कि कई जगह पर, कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों ने बहुत अच्छा काम किया। इनेलो की पकड़ प्रदेश पर क्या थी ये सब जानते हैं, बीजेपी कहां पर थी ये भी सब जानते हैं, लेकिन उन सब में कुछ नया होता हुआ दिख रहा है क्षेत्रीय दल के लिहाज से, क्योंकि अब तो मुख्य राजनीति की धारा में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बताई जाती है। इनेलो को कोई अब कहते नहीं है, पूछते नहीं है। 1% वोट रहा, खुद अभी रणजीत चौटाला कह रहे हैं, और इधर जेजेपी है, पिछले चुनाव में 10 सीटें लाई। कुछ उम्मीदें कुछ क्षेत्रीय दलों के हिसाब से कुछ अच्छा दिख रहा हो? देखिए पंकज, मौजूदा परिस्थितियों की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी 2 बड़ी पार्टियां हैं। कांग्रेस अकेला चुनाव में जाना चाहेगी। कांग्रेस को लगता है कि लोग कांग्रेस को चाहने लगे हैं, कांग्रेस की हवा है, कांग्रेस मजबूत हुई है। कांग्रेस ये दावा करती है, हालांकि पार्टी में आपसी गुटबाजी है, मतभेद भी है, उसके बावजूद कांग्रेस अपने आप को फेवरेट पार्टी मान रही है लोगों की नजर में। रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी के लिए है कि बीजेपी अपने दम पर
बीजेपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जीत सकती है, इसकी संभावना कम है। बीजेपी को किसी ना किसी का साथ लेना पड़ेगा। रही क्षेत्रीय पार्टियों की बात, तो क्षेत्रीय पार्टियों में जेजेपी और इनेलो है। जेजेपी और इनेलो दो क्षेत्रीय पार्टी है। जी पंकज, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी सुन रहे हैं। चलिए, तकनीकी व्यवधान और समय भी इजाजत नहीं दे पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात सच है, जब क्षेत्रीय पार्टियों की बात आती है तो इनेलो का नाम सबसे ऊपर हरियाणा में आता है। इधर इनेलो का विघटन हुआ, उधर परिवार में भी विघटन हो गया। दो हिस्से हो गए। दो हिस्सों में एक तरफ इनेलो, एक तरफ जेजेपी। अब इनेलो की स्थिति आज सब जानते हैं कि अपनी साख लगभग खो चुकी इनेलो, लेकिन जेजेपी ने उम्मीदें कायम रखी और अगला मोटिव जो जेजेपी का है वो राजस्थान से सत्ता की चाबी लेकर हरियाणा में दम दिखाने का है। अब कितना सफल हो पाएगी ये तो आने वाले चुनाव और चुनावी नतीजे बताएंगे।